आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब यह एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या बिहार एसएससी हो, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या तो हम एनसीईआरटी से लेकर आए हैं। अब इस तरह की क्वेश्चंस पढ़ने से हमारा जो फ़ायदा होगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ में जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। और आज का जो ये क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, यानी पहली वीडियो है। अब देखिए भारतीय क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, यानी भारतीय मानक समय जो है किस स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय मानक समय कहते किसे हैं। तो देखिए हमारे भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। और यह भारतीय मानक समय रेखा जो है प्रयागराज के इलाहाबाद से होकर जो है वो गुजरती है और भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इन 5 स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो हमारे भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो हमसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि किस याम्योत्तर से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि किस स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए इमेज में जो है वो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से तो होकर गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजर रही है, सिर्फ एक जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाँच स्टेट से होकर जो है वो भारत का मानक समय रेखा गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। अब यहाँ से जो है हमारे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन सबको भी देख लेते हैं। देखिए अब है क्या कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा जो है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से जो है हमारे भारत का मानक समय जो रेखा है, हमारे भारत का मानक समय जो है वो कितने घंटा जो है, कितना समय जो है वो आगे है। तो याद रखिएगा कि 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चंस बनता होगा कि हमारे देश का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से जो है, ग्रीनविच के समय से जो है 5.5 घंटा आगे क्यों है, पीछे क्यों नहीं है, या 5.5 घंटा ही आगे क्यों है। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखते हैं कि क्या क्यों कैसे है। देखिए 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और 0 डिग्री के पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री के पश्चिम में जो स्थित देशांतर रेखा है उसे पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि पूर्वी देशांतर रेखा में स्थित देश जो है, जो भी पूर्वी देशांतर रेखा में स्थित देश है उसका जो समय होगा वो ग्रीनविच के समय से आगे होगा और पश्चिम देशांतर रेखा पर स्थित देश जो भी होगा उसका जो समय होगा उसका क्या होगा कि ग्रीनविच रेखा से पीछे होगा। तो ठीक है, हमारा भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है, इसलिए जो है हमारे भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से क्या है, आगे चल रहा है। अब 5.5 घंटा ही आगे क्यों है, तो देखिए 5.5 घंटा आगे क्यों है। देखिए हमारा पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो है क्या करती है, एक घूर्णन पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री की जो है घूर्णन पूरा कर लेती है। अब जब 24 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है तो एक घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय करेंगे, तो 24 गुने 300, 24 को 360 में जो है 24 से भाग करते हैं तो कितना 15 डिग्री बनेगा। यानी कि एक घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री की जो है 15 डिग्री दूरी तय करेगी एक घंटे में। और एक घंटा में जो है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट बराबर यानी कि 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो एक मिनट में कितने डिग्री, तो 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं 4 मिनट इधर हो जाएगा, यानी 4 मिनट में जो है 1 डिग्री दूरी तय करेगी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है 1 डिग्री दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 4 मिनट लेगी। अब देखिए यहाँ क्या है कि हम लोग जो है भारतीय मानक
समय रेखा किसे माने हैं, 82.5 डिग्री को माने हैं। तो 82.5 डिग्री को माने हैं तो 1 डिग्री का मान कितना 4 है, 4 समय है, 4 मिनट समय है। तो 82 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, 82.5 गुना 4 करेंगे। अब जब 82.5 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ग्रीनविच रेखा से कितना हमारे भारत का मानक समय आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी का है। क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एग्जाम में, यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में जो है कितने प्रकार की जो है आपातकाल लगाने की सोच है, आपातकाल जो है वो लगाने की, आपातकाल लगाने की सोच है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार की आपातकाल लगाने की सोच है। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है आप क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, यानी कि पूरे स्टेट में लगा सकते हैं 352 के तहत। और 356 के तहत जो है ये क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ये स्टेट में लगा सकते हैं। और 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। 360 के तहत क्या लगाया जा सकता है, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि हमारे संविधान में जो है आपातकाल लगाने की जो प्रावधान है वो 3 प्रकार से है। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, और 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि राजकीय आपात लगाया जा सकता है, और 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन पूछ रहा है, यानी कि राजकीय आपात पूछ रहा है। तो राजकीय आपात क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है, राजकीय आपात लगाया जाता है। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, 352 है, यहाँ 356 है, यहाँ 360 है। तीनों में क्या है, 4-4 का अंतर है, 4-4 का अंतर है। यानी याद रखेंगे 352 जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, यानी 4 का अब अंतर होना चाहिए। 356 में राष्ट्रपति शासन यानी कि राजकीय आपात, और 4 का अंतर फिर यानी कि 360 में क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अनुच्छेद बी में जो है 368 कह रहा है। तो 368 के तहत क्या करा जा रहा है कि भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में जो है संशोधन किया जाता है। 368 के तहत संशोधन किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 370 जो था वो 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था उसके लिए यह 370 में जो है प्रावधान दिया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। यहाँ राष्ट्रपति शासन पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ हो जाएगा 356 का बात कर रहा है। 356 यानी कि राजकीय आपात का बात कर रहा है। ठीक है, किसका बात कर रहा है, राजकीय आपात का बात कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, राजकीय आपात लगाया कब जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया कब जाता है। देखिए जब किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट जो है वो संवैधानिक तंत्र में विफलता हो जाती है, तब जाके उस स्टेट में जो है राजकीय आपात लगाया जाता है। यानी कि संविधान के तहत कोई भी स्टेट कार्य नहीं करती है तो उस स्टेट में जो है राजकीय आपात लगा दिया जाता है। और यह राजकीय आपात लगाने के लिए जो है उस स्टेट का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सूचना देता है कि यह जो स्टेट है वो संविधान के तहत जो है प्रावधान जो है काम नहीं कर रही है, इस स्टेट में जो है क्या कहते हैं आपातकाल लगाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा देता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति तो आपातकाल लगा दिया राज्यपाल के कहने पे, लेकिन होता क्या है कि आपातकाल लगाने के 60 दिन के भीतर, यानी कि 60 दिन के अंदर जो है संसद से जो है इस बात का अनुमोदन लेना होता है, अप्रूवल लेना होता है कि क्या यह बात सही है कि इस स्टेट, यह स्टेट जो था वो संविधान का जो है उल्लंघन कर रहा था। इस बात की जो है अनुमोदन लेना होता है। यदि संसद 60 दिन के भीतर अप्रूवल दे देती है तब उसके बाद जो है 6-6 महीना
महीना करके 3 साल तक के लिए जो है राष्ट्रपति शासन यानी उस स्टेट में राजकीय आपात लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन जब एक बार संसद अप्रूवल दे देगी ना, तो एक बार अगर संसद से अप्रूवल ले लिया जाता है तो 6 महीना तक ही राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। 6 महीना के बाद फिर से जो है संसद से अप्रूवल लेना होगा और इस तरह करके जो है 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद के युग्म में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 359 के तहत जो है, अनुच्छेद 359 के तहत जब राष्ट्रपति आपात लगा देते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा होता है, उस स्थिति में मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद जो है, मौलिक अधिकार का कौन सा मौलिक अधिकार जो है हमारा बचा रहता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जो है 352 के तहत जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपात लगा देता है ना, तो क्या होता है कि 358 जो है, अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 358 स्वतः लागू होने का अर्थ होता है कि आर्टिकल 19 जो है, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है स्वतः खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? जब राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा देगा, तो उसके बाद क्या होगा कि किसी से जो है अब परामर्श लेना नहीं होगा, अब डायरेक्ट जो है अपने आप स्वतः 358 लागू हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 19 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो 358 का था, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में 359 से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो देखिए याद रखिएगा कि 359 कब लागू होगा, 359 जो लागू होगा उसके तहत जो है उन्हीं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 छोड़कर बाद बाकी जो भी मौलिक अधिकार है वो हमारा खत्म हो जाएगा। मात्र जो है ओनली 20 और 21 ये 2 अनुच्छेद जो है बचा रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत याद रखिएगा। और यह 359 जो है राष्ट्रपति के बिना परामर्श से लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो लागू कर भी सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो वह नहीं भी कर सकता है। लेकिन यह 358 जो है ये ऐसा नहीं होता है। जैसे ही 352 जो है राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रीय आपात लागू होता है, वैसे ही 358 स्वतः लागू हो जाता है और आर्टिकल 19 जो है यानी कि मौलिक अधिकार का 19 जो है वो हमारा स्वतंत्रता खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं यह स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह मध्य पाषाणिक क्या है। तो देखिए इतिहास को जो है, हमारे भारत के इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा गया है और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है, याद रखिएगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग क्या कहते हैं 2,50,000 BC से लेके 2500 BC के समय को रखते हैं। 2500 BC से लेके 600 BC के समय को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग 600 BC से लेके 1947 AD के काल को पढ़ते हैं। अब देखिए BC और AD क्या है। तो देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को जो है BC लगाया जाता है और ईसा मसीह के बाद के जन्म के समय को, जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है उसके बाद के समय में जो है AD लगाया जाता है। अब AD का अर्थ क्या होता है, ईसवी हिंदी में कहते हैं, और BC को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। AD को एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया, लेकिन अभी भी हमारे क्वेश्चंस का जवाब जो है यहाँ नहीं मिला है। तो देखिए अब आगे क्या करा गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग का जो नाम रखा गया है वो पूरा पाषाण काल नाम रखा गया, पाषाण काल नाम रखा गया है पहला भाग को। और दूसरा भाग का जो नाम रखा गया है वो मध्य पाषाण काल नाम रखा गया है, मध्य पाषाण काल नाम रखा गया है।
और तीसरा भाग को नवपाषाण काल नाम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देखिए क्या है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। फिर जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है किसी भी प्रकार का जो है हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है प्राग ऐतिहासिक काल में। इस काल को जो है हम लोग पुरातात्विक स्रोत पर ही अध्ययन करते हैं, यानी कि पुराने सामान, अवशेष, औजार पर ही अध्ययन हम लोग करते हैं। अब इसे पाषाण काल भी कहा जाता है और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो है हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो जो है क्या कहते हैं, पत्थर का औजार, पत्थर के हथियार से हमें ज्यादातर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसलिए इस काल को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, और इस काल में मनुष्य क्या थे, सभ्य नहीं थे, तो याद रखिएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इस काल में तो लिखित साक्ष्य था आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता है, इस प्रकार लिखा गया है। इस काल का भी जो है हमें स्रोत जो है अध्ययन करने का वो पुरातात्विक जो है स्रोत ही है, यानी कि पुराना अवशेष ही है। और ऐतिहासिक काल में जो है प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इस सबों को जो है ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन से क्या था, एक बार देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन जो था कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो देखिए पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है, आदमगढ़ से मिला है। और यह आदमगढ़ किस स्टेट में है, एमपी में है। यदि आदमगढ़ से मिला है और राजस्थान के एक कहाँ से, बागोर से मिला है, 2 जगह से मिला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण। ठीक है, पूरा पाषाण काल में जो है किसी भी प्रकार का प्रमाण पशुपालन का नहीं मिला है। इसमें जो है पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो आग की खोज थी, यानी कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज किया था। और मध्य पाषाण काल में आकर के जो है मनुष्य जो है वो पशु पालने लगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह साक्ष्य जो मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं और एक बागोर राजस्थान से मिले हैं मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में तो मनुष्य जो है वो सभ्य हो गए हैं, आदि मानव थे पूरा पाषाण काल में, वो धीरे धीरे जो है अस्थायी भी हो गए हैं नव पाषाण काल में। और कृषि वगैरह जो है नव पाषाण काल में मनुष्य जो है वो करने लगा। ठीक है, तो कृषि कब, कैसे, कहाँ किया वो अगले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो क्या थे, आदि मानव थे। और पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि मनुष्य की जो थी वो आग की खोज थी। और मध्य पाषाण काल का याद रखिएगा कि इसमें पशुपालन करने लगे थे। और नव पाषाण काल में जो है मनुष्य क्या करने लगे थे, कृषि का कार्य भी करने लगे थे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन से क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन से है कि बिहार स्थित किस नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो ये बिहार का बात करा जा रहा है और किसका, नवपाषाण काल का बात किया जा रहा है। नवपाषाण काल का जो हड्डी मिला है बिहार से वो चिरांद से मिला है। चिरांद कहाँ है, सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि से रिलेटेड है, जिसका बात हम लोग जो है नवपाषाण काल में कर रहे थे। ठीक है, देखिए कृषि का साक्ष्य कहाँ, क्या, कैसे मिला है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी हमसे पूछा जा रहा है कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए क्या हुआ है कि एनसीईआरटी में या पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो अगर हमसे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में क्वेश्चन से पूछा जाता था कि कहाँ से मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो हम लोग मेहरगढ़ लगाते थे। क्योंकि मेहरगढ़ लगाते थे, और क्यों लगाते थे, क्योंकि जो है अभी जो वर्तमान में, यानी कि अभी जो है वर्तमान में जो है वो खोज हुआ है ना, वो लोहरा देव हुआ है। और लोहरा देव जो है वो पहले नहीं हुआ था। पहले किसका प्रमाण था हम लोगों के पास, मेहरगढ़ का ही था। मेहरगढ़ का प्रमाण कैसे था कि
7000 ईसा पूर्व यानी कि 7000 BC में जो है यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला था। और यह मेहरगढ़ जो था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था और यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला था। 7000 BC में मिला था। पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जो है इस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले थे। ये NCERT में भी दिया गया है। लेकिन अभी जो खोज हुआ है वर्तमान में, क्या कहते हैं, वर्तमान में जो अभी खोज हुआ है वो प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ दे तो याद रखिएगा कि लहुरा देव होगा। अब लहुरा देव प्राचीनतम साक्ष्य क्यों हो जाएगा? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। प्राचीनतम में अब लहुरा देव क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि अभी जो खोज हुआ है उसमें जो है 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व से लेके जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 7000 ईसा पूर्व तक के बीच का जो है हमें कृषि का साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से मिला है। तो देखिए अनुमान लगाइए 7000 BC ज्यादा पुराना है या 9000 BC वाला पुराना होगा? तो 9000 BC वाला पुराना होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अब अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ दे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा कि लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, लहुरा देव से। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना रहे तब जाकर के जो है मेहरगढ़ मारिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से जो है गेहूं और जौ की खोज हुई थी, लेकिन लहुरा देव से जो है चावल की साक्ष्य हमें मिली है। लेकिन यहाँ तो किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक अनाज का बात कर नहीं रहा है, यहाँ तो सिर्फ कृषि का बात कर रहा है और कृषि के अंतर्गत ही चावल भी आता है और गेहूं जौ भी आता है। इसलिए कृषि का साक्ष्य कर रहा है, कृषि का बात कर रहा है तो लहुरा देव हो जाएगा। अगर गेहूं का पूछता तब जाकर मेहरगढ़ होता, ठीक है। अगर यहाँ कृषि के जगह जो है चावल का पूछता तब तो लहुरा देव होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल भी हम जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। किस बुक में था? तो घटना चक्र में दिया गया था इसका डिटेल, ठीक है। देखिए घटना चक्र में क्या इसका डिटेल दिया गया है कि नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में जो है स्थित लहुरा देव है। यानी कि याद कीजिए कि नवीनतम खोज के आधार पर क्या हुआ है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? लहुरा देव में मिला है। और यहाँ कितने वर्ष पुराना साक्ष्य है? तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पहले, यानी कि यह जो खोज नहीं हुआ था इससे पहले, भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था वो मेहरगढ़ था। और यह मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहिवा जो है वो था, ठीक है। क्या था? कोल्डिहिवा को माना जाता था। कब माना जाता था? जब नवीनतम खोज लहुरा देव नहीं हुआ था। उससे पहले जो अगर चावल के बारे में पूछा जाता था तो हम लोग क्या आंसर करते थे कि कोल्डिहिवा जो है सबसे प्राचीन स्थल है, जो प्राचीनतम स्थल है जहाँ से चावल का हमें प्राप्त हुआ था। और यह कोल्डिहिवा में कितने वर्ष पहले हुआ था? 6500 ईसा पूर्व का बात कर रहा है, 6500 ईसा पूर्व का बात कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें क्या आंसर मारना है? चावल का भी पूछेगा तो लहुरा देव मारेंगे, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी पूछेगा फिर भी लहुरा देव ही मारेंगे। तो आगे क्या कह रहा है कि उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव की विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर जो है मेहरगढ़ होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो बस यहाँ तक ही क्वेश्चंस था, इतना ही क्वेश्चंस था। तो अब क्या कीजिएगा कि आप लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो के देखने के बाद जो है किसी भी प्रकार की यदि वीडियो में त्रुटि आए या किसी भी प्रकार की जो है वो कमियां रहे तो उसे आप लोग कमेंट में बताइएगा, आगे इसे सुधार किया जाएगा, ठीक है।